Hello friends, me Akhti Shrivastava. This is my first video on YouTube. अगर आपको अच्छा लगे तो प्लीज़ ज़रूर लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए एंड शेयर कीजिए। और आज का हमारा टॉपिक है इलेक्ट्रोकन्वल्सिव थेरेपी, जो बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है इन साइकेट्रिक। तो फॉर द नर्सिंग स्टूडेंट मैं ये वीडियो बनाई हूँ, जो आज हम बात करेंगे इलेक्ट्रोकन्वल्सिव थेरेपी के बारे में कि ये एक्चुअली क्या है। तो फर्स्टली हम आएंगे, सबसे पहले हम जानेंगे कि इलेक्ट्रोकन्वल्सिव थेरेपी है वो किस लिए यूज़ की जाती है, व्हाट इज़ द पर्पस। पहले देखेंगे डेफिनेशन। इट इज़ अ ट्रीटमेंट इन विच grand mal seizure is artificial induced in the anesthetized patient by the passing on the electrical current through the electrode applied to the patient's head। जो इलेक्ट्रोकन्वल्सिव थेरेपी होती है वो ग्रेजुअली हम लोग क्या करते हैं, आर्टिफिशियल इंड्यूस करते हैं पेशेंट को, जिसकी वजह से क्या होता है, जो पेशेंट होते हैं वो सेडेटिव फॉर्म में चले जाते हैं और वो फिर उनको रिलैक्स फील होता है, जिसकी वजह से हम लोग जो भी साइकेट्रिक पेशेंट होते हैं उनको ट्रीट कर पाते हैं। और वो क्या करते हैं, जब इलेक्ट्रोड को हम लोग अप्लाई करते हैं पेशेंट्स के हेड पे, तो क्या होता है कि उनको एक इलेक्ट्रिक करंट प्रोवाइड कराई जाती है टेम्पोरल रीजन में, जिसकी वजह से क्या होता है कि उनको रिलैक्स मिलता है। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि ये जो इलेक्ट्रोकन्वल्सिव थेरेपी होती है वो एक्चुअली साइकेट्रिक में किस किस पेशेंट को दी जाती है। तो इंडिकेशंस देखेंगे, इंडिकेशंस मीन्स पर्पस। सबसे पहले मेजर डिप्रेशन, जिस पेशेंट को बहुत ज़्यादा मेजर डिप्रेशन हुआ है उनके लिए होता है। जिस पेशेंट को बाइपोलर डिसऑर्डर है उनके लिए है ये, उनको ये ट्रीटमेंट दी जाती हैं। जिस पेशेंट को एक्यूट और कैटाटोनिक सीजोफ्रेनिया है, आगे आप देखेंगे मेरे नेक्स्ट टॉपिक मेरा सीजोफ्रेनिया है जो मैं बनाऊंगी इस वीडियो को। अगर आपको ये वाला टॉपिक समझ में आएगा, अगर आप लोग कमेंट करोगे तो मैं ज़रूर बनाऊंगी। तो सीजोफ्रेनिया जो है उसमें भी उसके टाइप है कैटाटोनिक सीजोफ्रेनिया। जो कैटाटोनिक सीजोफ्रेनिया होता है उसमें क्या होता है, पेशेंट्स की जो मोबिलिटी होती है, कैटाटोनिक, कैट मतलब क्या होता है कि जो भी आपकी मूवमेंट्स हैं, जो भी आपकी फिज़िकल एक्टिविटीज़ हैं, वो सारी की सारी जब वो डिस्टर्ब हो जाती हैं, आपका टोन डिस्टर्ब होता है, दैट इज़ कॉल्ड द कैटाटोनिक सिजोफ्रेनिया। वो आप पढ़ोगे सिजोफ्रेनिया के टॉपिक में। तो जिस पेशेंट को कैटाटोनिक सिजोफ्रेनिया है उनको ये दी जाती हैं। जिनको OCD है, ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिजीज़ है, ये भी मैं बनाऊंगी, ये भी टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है इन साइकेट्रिक में। डेलीरियम, क्रोनिक पेन सिंड्रोम्स, जिसको डिलीरियम हुआ है या फिर जिसको क्रोनिक पेन सिंड्रोम है, उसको भी इलेक्ट्रोकन्वल्सिव थेरेपी की नीड होती है। आगे आप जब मैं नेक्स्ट बनाऊंगी तो आप उसमें देखेंगे OCD के बारे में कि OCD क्या है। ये बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है, OCD एंड सिजोफ्रेनिया, एंड बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट। और इलेक्ट्रोकन्वल्सिव थेरेपी भी बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। तो इसको जो भी साइकेट्रिक के स्टूडेंट हैं नर्सिंग के, वो ज़रूर एक बार देखें। कॉन्ट्राइंडिकेशंस का मतलब होता है कि किसके लिए नहीं है सूटेबल, तो किसको नहीं हम दे सकते। तो फर्स्टली हम देखेंगे आज कि जिसको कार्डियोवैस्कुलर प्रॉब्लम है, कार्डियोवैस्कुलर प्रॉब्लम है मतलब कि जो कोरोनरी आर्टरी डिजीज़ हैं या फिर कोई और मायोकार्डियल इन्फेक्शंस हैं, उनको ये इलेक्ट्रोकन्वल्सिव थेरेपी नहीं दी जाती। जिनको सेरेब्रोवैस्कुलर इफेक्ट है, मतलब कि जिनको रिसेंट स्ट्रोक हुआ है या एनरिज्म हुआ है, एनरिज्म तो आप जानते ही होंगे, अगर आप नर्सिंग स्टूडेंट हैं तो वेसल्स में प्रॉब्लम होती हैं, इन्लार्जमेंट हो जाता है एनरिज्म। और जिनको सीवियर पल्मोनरी डिजीज़ है, पल्मोनरी डिजीज़ मतलब कि आपकी रिस्पिरेटरी ट्रैक इन्फेक्शंस या फिर रिस्पिरेटरी ट्रैक में जो भी प्रॉब्लम हुई है उसमें जितनी भी डिजीज़ आती हैं, अगर उनको ये प्रॉब्लम्स है जैसे कि लाइक TB, निमोनिया, अस्थमा, इन सब के पेशेंट्स को नहीं दी जाती हैं। ये दैट इज़ अ कॉन्ट्राइंडिकेशंस। अब आप देखेंगे कि व्हाट इज़ अ बेनिफिट, क्या क्या बेनिफिट हैं ECT के। तो ECT का इसको हम लोग शॉर्टकट में बोलते हैं इलेक्ट्रोकन्वल्सिव थेरेपी को। तो पहली जो इसकी बेनिफिट है, ECT रिलीव द वेरी सीवियर डिप्रेसिव इलनेस व्हेन अदर ट्रीटमेंट हैव फेल्ड। जो ECT होता है वो बहुत ही बेनिफिशियल होता है उस पेशेंट के लिए जिनको सीवियर डिप्रेशन होता है, जो बहुत ज़्यादा सीवियर डिप्रेशन से सफ़र कर रहे हो, उनके लिए ये बहुत अच्छा होता है ट्रीटमेंट। और बल्कि जब और कोई ट्रीटमेंट फेल्ड हो जाता है तब ECT दी जाती हैं।
ECT has saved the patient's life because at 15% of the people with severe depression will kill themselves. आपको ये पता होगा कि ECT होती है वो ECT पेशेंट्स को हमेशा क्या करती है, लाइव करके बचाती है उनकी जान को, क्योंकि 50% जो पीपल होते हैं जिनके साथ क्या होता है, डिप्रेशन होता है, वो किल हो जाते हैं देमसेल्फ. ECT वर्क्स फास्टर देन ऑल द एंटी डिप्रेसिव ड्रग्स. जो ECT होती है वो बहुत ज़्यादा वर्क फास्ट करती है, जिसकी वजह से जिनको जैसे कि एंटी डिप्रेसिव ड्रग्स होती हैं कुछ, वो जितनी देर में वर्क करती हैं उससे भी ज़्यादा फास्ट वर्क करता है हमारा ECT, इसलिए ये बेनिफिशियल में आता है. इसके पैरामीटर्स होते हैं कुछ कि क्या क्या इसमें आप अप्लाई करेंगे पैरामीटर्स. सबसे पहले बहुत ही मोस्ट है ये कि जो वोल्टेज ECT की जो हम लोग देते हैं, इलेक्ट्रिक जो पास करते हैं टेम्पोरल रीजन में, उसकी जो वोल्टेज होती है वो एक निर्धारित एक मान वैल्यू में ली जाती हैं. उसकी वोल्टेज होती है 70 से 120 वोल्ट्स. द यूजुअल अमाउंट ऑफ द करंट पास्ड इन ECT इज़ 200 to 1600 mA. ड्यूरेशन इसका है 0.7 से 1.5 सेकेंड तक के लिए ये हम इसको प्रोवाइड कर सकते हैं. मैकेनिज्म ऑफ एक्शन आप देखेंगे कि इसका क्या मैकेनिज्म ऑफ एक्शन. द एग्जैक्ट मैकेनिज्म ऑफ एक्शन इज़ नॉट नोन. ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है और एग्जैक्ट मैकेनिज्म इसका पता भी नहीं है. वन हाइपोथेसिस स्टेट, एक हाइपोथेसिस स्टेट में ये पता चला है दैट ECT इज़ अ पॉसिबली इफेक्ट द कैटाकोलामाइन पाथवे. कैटाकोलामाइन हमारा जो पाथवे होता है, मतलब कि सैनेप्टिक आप देखेंगे जब हमारे न्यूरोट्रांसमीटर में, वहाँ पे कैटाकोलामाइन होता है पाथवे, जहाँ पे वो क्या करता है, ये इफेक्ट करता है बिटवीन द डाई इंसेफ्लाइन एंड द लिम्बिक सिस्टम इज ऑल्सो इन्वॉल्विंग द हाइपोथैलेमस. और ये क्या करता है, हमारे जितनी भी कैटाकोलिक पाथवे होती है वहाँ पे और बिटवीन दी डाइसेफ्लॉन एंड लिम्बिक सिस्टम में भी ये क्या करता है, इफेक्ट करता है. और किसको इन्वॉल्व करता है इसके साथ साथ, हाइपोथैलेमस को भी. इसका ये मैकेनिज्म ऑफ एक्शन है. अब आप देखेंगे कितने टाइप्स की ECT होती है. ECT इज़ मेनली टेक्निकली 2 टाइप्स की होती हैं. पहली डायरेक्ट ECT एंड सेकेंड इज़ मॉडिफाइड ECT. फर्स्ट हम देखेंगे व्हाट इज़ अ डायरेक्ट ECT. In this ECT is given in the absence or anesthesia in the muscular relaxation. ये जो ECT दी जाती है जब क्या होता है कि तब दिया जाता है जब एनेस्थीसिया नहीं होती है, absence होती है, एंड मस्कुलर रिलैक्सेशन भी क्या होता है, absence होता है. दिस इज़ नॉट अ कॉमनली यूज मैथड नाउ. इसको ज़्यादातर अब यूज़ नहीं किया जाता है. दैट इज़ द डायरेक्ट ECT. सेकेंड हम देखेंगे मॉडिफाइड ECT. तो हमारा मॉडिफाइड ECT जो है, electrodes are placed on the side of the patient's head just above the temples. temples हमारा टेम्पोरल रीजन है जो हमारे ईयर के पास होता है, ईयर द अबव में. तो ईयर के अबव में जो हमारा टेम्पोरल रीजन होता है उसको ही टेम्पल्स कहते हैं. जो इलेक्ट्रोड होता है उसको हम लोग प्लेस कर देते हैं बोथ साइड पेशेंट्स के. उसके बाद द पेशेंट इज़ गिवन द एनेस्थीसिया इंजेक्शन एंड द मसल्स रिलैक्सेशन, जिसमें पेशेंट्स को क्या दिया जाता है, एनेस्थीसिया दिया जाता है एंड साथ साथ में मसल्स का रिलैक्सेशन होता है टू स्टॉप द मसल कॉन्ट्रैक्शन. जिसकी वजह से क्या होता है, जब आप एनेस्थीसिया दे देंगे तो मसल्स का कॉन्ट्रैक्शन क्या होगा, स्टॉप हो जाएगा एंड दैट कैन लीड टू ब्रोकन बोन. जिसकी वजह से वो क्या करता है, लीड करता है ब्रोकन बोन के लिए. अ स्मॉल इलेक्ट्रिक करंट इज़ द पास थ्रू द ब्रेन. जिसकी वजह से क्या करता है, एक स्मॉल इलेक्ट्रिक करंट जो होता है वो पास किया जाता है थ्रू द ब्रेन. फिर इलेक्ट्रोड्स के बारे में बात करेंगे हम. जो अकॉर्डिंग टू द प्लेसमेंट ऑफ द इलेक्ट्रोड, ECT इज़ अ 2 टाइप. ECT जो होती है हमारी 2 टाइप की होती हैं अकॉर्डिंग टू इलेक्ट्रोड प्लेसमेंट. तो पहला है यूनिलैटरल, मतलब कि 1 साइड, एंड बाईलैटरल मतलब कि 2 साइड. सबसे पहले हम देखेंगे क्या, यूनिलैटरल. तो यूनिलैटरल क्या है, लेस कॉग्निटिव इफेक्ट मे बी द क्लिनिकली लेस इफेक्टिव. जो यूनिलैटरल होता है वो क्या है, लेस कॉग्निटिव इफेक्ट करता है. कॉग्निटिव इफेक्ट जानते हैं आपकी एबिलिटी होती है जो हमारे ब्रेन में हमारे काउंट करने की या थिंकिंग प्रोसेस की, वो जो प्रोसेस होती है वो लेस इफेक्टिव होती है इसमें, मे बी द क्लिनिकली लेस इफेक्टिव. और ये क्लिनिकली भी लेस इफेक्टिव है. इलेक्ट्रोड आर प्लेस्ड ओनली द ऑन वन साइड ऑफ द हेड, यूजली नॉन डोमिनेंट साइड. इसमें क्या करते हैं हम लोग, इलेक्ट्रोड को केवल 1 साइड में ही क्या करते हैं, प्लेस करते हैं. 1 साइड ही प्लेस करते हैं, जो कि ज़्यादातर किस में यूज़ करते हैं, नॉन डोमिनेंट साइड, मतलब कि जो ज़्यादा वर्क नहीं करता, मतलब कि आप लेफ्ट रीजन में इसको रखते हैं. दैट इज़ अ यूनिलैटरल. अब हम देखेंगे बाईलैटरल.
बायलेटरल में क्या होगा, मोस्ट कॉमन मोस्ट इफेक्टिव, ये बहुत ज़्यादा मोस्ट कॉमन है, ज़्यादातर इसको यूज़ किया जाता है एंड ये मोस्ट इफेक्टिव होता है। एंड मोस्ट कॉग्निटिव डिसफंक्शंस, ईच इलेक्ट्रोड प्लेस 2.5 to 4 centimeter ऑन द मिड पॉइंट ऑन द लाइन ज्वाइनिंग द ट्रैगर्स ऑफ द ईयर। इसको हम लोग कहाँ करते हैं, प्लेस करते हैं ईयर के ऊपर 2.4 से 4 सेंटीमीटर के मिड पॉइंट लाइन ज्वाइनिंग पे हम उसको रखते हैं ऑफ द ईयर में एंड द लेटरल कैंथस ऑफ द आइज। और जो हमारा ये लेटरल कैंथस है, ये साइड में जो आइज के इस साइड के जो पोर्सन होते हैं दैट इज़ कॉल्ड द लेटरल कैंथस, उसकी साइड में इसको दोनों साइड क्या करते हैं, पुट करते हैं, दैट इज़ द बायलेटरल। अब देखेंगे कोर्स ऑफ द ईसीटी। ईसीटी इज़ यूजली गिवन 3 times ऑफ द वीक। इसका कोर्स कब तक चलता है, ये मेनली 3 times ऑफ द वीक दी जाती हैं, मतलब कि 1 वीक में 3 times दी जाती हैं एंड रिड्यूस टू ट्वाइस अ वीक और 1 a week और 1 a week once symptoms being to respond this limits cognitive problem। तो इसको हम लोग मेनली कोर्स का बताया जा रहा है कि 1 वीक में आप 3 times इसको दे सकते हैं, या फिर और इसको हम कम भी कर सकते हैं, ट्वाइस अ वीक दे सकते हैं, 2 times ही दे सकते हैं वीक में, या वंस अ वीक, या फिर एक बार भी दे सकते हैं। और वंस अ वीक वंस सिम्टम्स बिगिन टू रिस्पॉन्ड, जब भी हमें दिखता है सिम्टम्स रिस्पॉन्स करते हैं तो। एंड दिस लिमिट्स अ कॉग्निटिव प्रॉब्लम। ट्रीटमेंट ऑफ द डिप्रेशंस यूजली कंसिस्ट ऑफ द 6 to 12 ट्रीटमेंट। इसमें ज़्यादातर ट्रीटमेंट जो होता है, ट्रीटमेंट ऑफ द डिप्रेशंस यूजली 6 से 12 ट्रीटमेंट दिया जाता है। एंड साइकोसिस एंड मेनिया अप टू ट्रीटमेंट। और साइकोसिस एंड मेनिया मतलब कि आप अगर आप रिक्वेस्ट करेंगे या फिर कमेंट करेंगे कि आपको साइकोसिस और न्यूरोसिस में अगर डिफरेंस नहीं पता है तो आप ज़रूर कमेंट कीजिएगा, मैं इस पर भी वीडियो बनाऊंगी कि साइकोसिस और न्यूरोसिस में क्या अंतर होता है। उन पेशेंट्स के लिए भी ट्रीटमेंट दिया जाता है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है साइकोसिस और न्यूरोसिस को जानना। अगर साइकेट्रिक में कोई भी स्टूडेंट अगर साइकेट्रिक जिसको बहुत पसंद है, उसको इस चीज़ का ये जो बहुत ही इम्पॉर्टेंट है ये जानना कि डिफरेंस क्या है साइकोसिस एंड न्यूरोसिस में। अगर मेरा मैं जो भी पढ़ा रही हूँ अगर आपको अच्छा लग रहा हो तो प्लीज़ ज़रूर लाइक कीजिएगा मेरे चैनल को। एंड कैटाटोनिया यूजली रिजॉल्व इन द 3 to 5 ट्रीटमेंट। तो कैटाटोनिक जो होती है इसमें हम लोग क्या करते हैं, 3 से 5 बार इसका ट्रीटमेंट प्रोवाइड किया जाता है। अब ईसीटी टीम, इलेक्ट्रोकन्वर्जिव थेरेपी जो टीम होती है उसमें किस किस लोगों की नीड होती है। फर्स्टली साइकेट्रिस्ट की नीड होती है, दूसरी एनेस्थेटिक्स की होती हैं, तीसरी ट्रेन नर्स की होती हैं, फोर्थ नर्सिंग एड्स की होती हैं एंड फिफ्थ ईसीटी असिस्टेंट की होती है। अब हम देखेंगे मेडिकेशंस यूज्ड इन ईसीटी। ज़्यादातर मेडिकेशंस कौन कौन सी यूज़ होती हैं ईसीटी में। एट्रोपिन यूज़ किया जाता है इंजेक्शन 0.6 mg to 1 mg। उसके बाद इंजेक्शन सक्सेनाइल कोलाइन यूज़ किया जाता है 1 mg से 1 mg पर kg। फिर इंजेक्शन सोडियम थायोपेंटोथॉल जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आता है। सोडियम थायोपेंटोथॉल जो होता है इंजेक्शन यूज़ किया जाता है 3 to 5 mg पर kg। इसका ट्रीटमेंट फैसिलिटीज़ होती हैं 3 रूम में प्रोवाइड किया जाता है, वेटिंग रूम, ईसीटी रूम एंड रिकवरी रूम। 3 स्टेजेस होते हैं। कौन कौन से आर्टिकल्स इसमें नीडेड होते हैं ईसीटी के लिए आप जान जाइए। आर्टिकल्स फॉर एनेस्थीसिया, जितने भी एनेस्थीसिया के लिए आर्टिकल्स रिक्वायरमेंट होते हैं वो लगते हैं। सक्शन ऑपरेटर्स लगता है, फेस मास्क, ऑक्सीजन सिलेंडर, टंग डिप्रेशन, माउथ गैग, रिसस्टेशन apparatus, फुल सेट ऑफ द इमरजेंसी ड्रग्स एंड डिफैब्रिलेटर। कॉम्प्लिकेशंस भी हैं इसमें आपको कॉम्प्लिकेशंस दिखेंगी जैसे कि मेमोरी लॉस, फिजिकल साइड इफ़ेक्ट, मेडिकल कॉम्प्लिकेशंस एंड कन्फ्यूजन्स। ये जो है आपको कॉम्प्लिकेशंस दिख सकते हैं। अगर किसी की ओवर लिमिट हो गई हो इलेक्ट्रोकन्वर्जिव थेरेपी देते देते तो ये कॉज कर सकता है या फिर कॉम्प्लिकेशंस कॉज कर सकता है। अब हम देखेंगे इसमें हम लोग क्या करते हैं, ये ट्रीटमेंट प्रोवाइड करने से पहले कंसेंट फॉर्म फिल कराना बहुत ही ज़रूरी होता है जो कि लीगल अथॉरिटी से है, क्योंकि अगर आप ये नहीं कराओगे और आपने इलेक्ट्रोकन्वर्जिव थेरेपी दिया, अगर कोई कॉम्प्लिकेशन ज़्यादा सीवियर हो जाएगा तो आपके ऊपर केस भी हो सकता है एज अ नर्स एज अ डॉक्टर। तो
कंसेंट बहुत ज़रूरी होता है हर एक प्रोसीजर करने से पहले, जिसमें पेशेंट्स की और पेशेंट्स की फैमिली जो उसके सिग्निफिकेंट्स होते हैं उनकी साइन की बहुत ज़रूरत होती है। तो उसमें पूरा डिस्क्रिप्शन दिया जाता है प्रोसीजर का कि आपको कौन कौन सी मैं प्रोसीजर दूंगी, कैसे देना है, पूरा एक्सप्लेन करना है। वाई द प्रोसीजर इज़ अ रिकमेंडेड, उनको ये बताना है कि ये प्रोसीजर क्यों रिकमेंडेड किया गया है। अल्टरनेटिव ट्रीटमेंट्स अगर उसमें ऐड होते हैं तो वो भी बताना है पेशेंट को। बेनिफिट्स भी बताना है कि ये जो भी दिया जा रहा है ट्रीटमेंट उसके बेनिफिट्स क्या हैं। बिहेवियरल रिस्ट्रिक्शंस भी बताना है। वॉलंटरी ट्रीटमेंट भी बताना है। इम्प्लाइज द कंसेंट फॉर द इमरजेंसी ट्रीटमेंट, रिस्क मेजर एंड माइनर, इसके क्या क्या रिस्क है वो भी पेशेंट्स के फैमिली एंड पेशेंट्स को बताना है। अगर पेशेंट्स एबल नहीं अंडरस्टैंड करने के लिए कोई भी चीज़ तो उसके फैमिली मेम्बर्स या उसके सिग्निफिकेंट्स को ज़रूर बताना है। प्रोसीजर देखेंगे। अगर प्रोसीजर में सबसे पहले हम लोग पेशेंट्स को सारी चीज़ें क्लियर करने के बाद टाइम 10 to 15 मिनट्स और मोर टाइम्स प्रिपरेशंस एंड रिकवरी। इंट्रावेनस कैथेटर, ऑक्सीजन मास्क may be given. Oxygen mask may be given and electrodes are placed on the head either unilateral or bilateral. हम लोग पहले टाइम देते हैं उनको, सब कुछ प्रोसीजर बताते हैं, फिर इंट्रावेनस करते हैं। इंट्रावेनस कैथेटर, आईवी कैथेटर दिया जाता है, ऑक्सीजन मास्क गिवन किया जाता है, फिर इलेक्ट्रोड को प्लेस करते हैं वन साइड में या फिर बोथ साइड में। मतलब कि यूनिलेटर मतलब वन साइड एंड बायलेटर मतलब टू साइड। एनेस्थीसिया इज इंजेक्टेड इनटू आईवी, एनेस्थीसिया प्रोवाइड किया जाता है। फिर अनकॉन्शियस एंड अनअवेयर ऑफ द प्रोसीजर। मसल्स रिलैक्सेशन इज इंजेक्टेड इनटू द आईवी, मसल्स रिलैक्स करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, इंजेक्ट करते हैं। प्रिवेंट द वायलेंट कन्वल्जन, हम लोग प्रिवेंट करते हैं कि कोई भी कन्वल्जन थेरेपी अगर दे रहे हैं तो वो वायलेंट ना हो। बीपी कप प्लेस्ड अराउंड द फोर आर्म और द एंकल टू प्रिवेंट द मसल्स रिलैक्सेशन फ्रॉम द पैरालाइजी। सो डॉक्टर कैन कंफर्म सीजर विद द मूवमेंट ऑफ द हैंड एंड फुट। तो बीपी कफ प्लेस किया जाता है फोर आर्म में और या फिर एंकल पे, जिसकी वजह से हम प्रिवेंट कर सकते हैं मसल्स रिलैक्सेशन को, ताकि पैरालिसिस ना हो, जिसकी वजह से हम लोग ये प्रोवाइड करते हैं। इसकी वजह से ही डॉक्टर कंफर्म कर पाता है कि उनको सीजर है, मूवमेंट उसके मूवमेंट ऑफ हैंड और मूवमेंट ऑफ द फुट के थ्रू। फिर क्या करते हैं, इलेक्ट्रिक करंट इज सेंड थ्रू द इलेक्ट्रोड टू ब्रेन। फिर हम लोग इलेक्ट्रिक करंट प्रोवाइड करते हैं पेशेंट्स को थ्रू द इलेक्ट्रोड टू ब्रेन। फिर सीजर लास्ट 30 to 60 सेकेंड के लिए सीजर प्रोवाइड किया जाता है, मतलब ये कन्वर्जन दिया जाता है। एंड फ्यू मिनट्स लेटर, कुछ देर बाद एनेस्थीसिया एंड मसल रिलैक्सेशन व ऑफ, कुछ देर बाद मसल्स का जो रिलैक्सेशन था, एनेस्थीसिया था, वो उसका जो कोर्स होता है वो ख़त्म हो जाता है, बन जाता है। फिर नर्सिंग केयर इन ईसीटी, नर्सिंग केयर इन ईसीटी में प्रोवाइडिंग द एजुकेशन एंड इमोशनल सपोर्ट। पेशेंट्स को हमें क्या करना है, एज अ नर्स हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि पेशेंट को हम एजुकेशन दें, उसके रिगार्डिंग उसको इमोशनल सपोर्ट दें, उनको साइकोलॉजिकल सपोर्ट दें, प्री ट्रीटमेंट दें, उनको प्री ट्रीटमेंट प्लानिंग के बारे में उनको बताएं, उनका असेसमेंट करें, उनकी सारी असेसमेंट, फिजिकल एक्टिविटीज़, उनकी बिहेवियरल एक्टिविटीज़, उनके बॉडी के असेसमेंट, वो सारी की सारी चीज़ें, उनका मेंटल एग्जामिनेशन स्टेटस का असेसमेंट, वो सारे का सारा करना होता है। एंड प्रिपेयरिंग एंड मॉनिटरिंग द पेशेंट्स ड्यूरिंग द एक्चुअल प्रोसीजर। प्रिपेयरिंग एंड मॉनिटर, हमें क्या करना है, तैयार करना है, मॉनिटर करना है पेशेंट्स को ड्यूरिंग द एक्चुअल प्रोसीजर के वक्त। पोस्ट ट्रीटमेंट केयर एंड इवेलुएशन, हमको क्या करना है, ट्रीटमेंट देने के बाद उसका जो ट्रीटमेंट का इफेक्ट है वो भी देखना है, ऑब्जर्व करना है, इवेलुएट करना है। उसी चीज़ को डिटेल में किया गया है कि पेशेंट को पूरी की पूरी प्रोसीजर को एक्सप्लेन करना होता है, हमें एजुकेशनल एंड इमोशनल सपोर्ट में सारा कुछ इन्फॉर्म करना होता है। कंसर्न के बारे में, रिस्पॉन्ड टू पेशेंट द कंसर्न एंड फीलिंग, उनके फीलिंग्स और उनके कंसर्न के को रिस्पॉन्स करना है, बताना है। एजुकेट द पेशेंट्स कंसर्निंग द प्रोसीजर, पेशेंट को सारे के सारे प्रोसीजर के बारे में एजुकेट करना है। इनिशिएट द एजुकेशन इंटरवेंशंस ऑन द नॉलेज डेफिसिट, अगर पेशेंट के पास उस इंटरवेंशंस के बारे में नॉलेज डेफिसिट है तो उसको भी हमें बताना है, हमारी एज ए नर्स रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है। एंड प्री ट्रीटमेंट नर्सिंग केयर में हमें क्या करना है, पेशेंट को जो ट्रीटमेंट अभी नहीं दिया है, प्री ट्रीटमेंट के नर्सिंग केयर में हमें क्या करना है, कंप्लीट द प्री ट्रीटमेंट चेकलिस्ट, जो भी चेकलिस्ट आपके पास रहेंगी वो सारी की सारी चीज़ें क्या करना है, कंप्लीट करके पेशेंट का देखना है, फॉलोअप करना है। द पेशेंट इज आइडेंटिफाइज इज चेक एंड द पेशेंट्स
breast as an identifying bracelet। तो इसमें हम लोग क्या करते हैं, पेशेंट्स को आइडेंटिफाई करते हैं कि वो वही पेशेंट है या नहीं, उसके नेम से, उसके नेम से या फिर उसके मैरिटल स्टेटस और उसके एड्रेस, और उसमें ब्रेसलेट होता है जो कि आइडेंटिफाई कराता है कि वो वही पेशेंट है जिसको हम लोग प्रोसीजर देने वाले हैं। फिर हम लोग क्या करते हैं, इंश्योर द सेफ कीपिंग ऑफ द पेशेंट्स वैल्यूएबल्स। अगर पेशेंट कुछ भी वैल्यूएबल चीज़ रखा होता है या पहना हुआ होता है तो उसको सेव करके रख देना है एज अ नर्स रिस्पॉन्सिबिलिटी। फिर NPO फॉर द मिनिमम 4 आवर्स, पेशेंट को नील पर ओरल में रखना है, मतलब कि पेशेंट को कुछ भी खाने पीने की चीज़ को नहीं देना है मिनिमम 4 आवर्स बिफोर द ट्रीटमेंट के पहले 4 घंटे पहले ही हमको पेशेंट को NPO स्टेटस पे रखना है ताकि पेशेंट कुछ भी एस्पिरेट ना करे। द पेशेंट्स हेयर शुड बी क्लीन एंड ड्राई टू अलाउ फॉर द इलेक्ट्रोड कॉन्टैक्ट। अगर पेशेंट्स को हम इलेक्ट्रोकन्वर्जन थेरेपी देने वाले हैं टेम्पोरल रीजन में, तो हमें ये ध्यान रखना है कि पेशेंट्स का हेयर क्या हो, शुड बी क्लीन हो, ड्राई हो, ताकि इलेक्ट्रिक के कोई भी कॉम्प्लिकेशंस ना हो। हेयर पिन्स, ब्रेसलेट्स, बॉडी पर्सिंग एंड शुड बी रिमूव टू अवॉइड द बंस। और अगर ये कुछ भी हेयर पिन्स या ब्रेसलेट कुछ भी पार्ट्स अगर हो तो मुझे क्या करना है, एज अ नर्स उनको अवॉइड करना है। The patient should be encouraged to pass urine before the treatment to avoid the incontinence during the procedure। पेशेंट्स को हमें पहले से ही उसके यूरिन आउटपुट को, यूरिन को मतलब कि यूरिन जो है ब्लैडर में उसको एम्पटी करके बाहर निकलवा देना है बिफोर द ट्रीटमेंट। नर्सिंग केयर ड्यूरिंग द ECT प्रोसीजर, ECT देते वक्त हमें क्या क्या सावधानियाँ लेना है और क्या क्या ध्यान में रखना है। तो सबसे पहले ट्रांसफ़र द पेशेंट ऑन द ट्रॉली फ्रॉम द वेटिंग रूम टू द ECT रूम ऑन द वेल पैडेड बेड। पेशेंट्स को हम सबसे पहले ट्रॉली के थ्रू वेटिंग रूम से ECT रूम में भेजते हैं। अप्लाई द ECG इलेक्ट्रोड, BP कर्व एंड पल्स ऑक्सीमेट्री सेंसर, और अप्लाई करते हैं ECG को, BP कर्व को एंड पल्स ऑक्सीमेट्री सेंसर को। गिव अ शॉर्ट एक्टिंग एनेस्थीसिया एजेंट एंड द सक्सेनाइल कोलाइन। हमें क्या करना है, शॉर्ट एक्टिंग एनेस्थीसिया को देना है जो कि सक्सेनाइल कोलाइन है, उसको भी देना है। प्रिपेयर द ECG इलेक्ट्रोड को प्रिपेयर करना है। प्रिपेयर द स्काल्प एंड अप्लाई इलेक्ट्रोड, पेशेंट के हेड को क्या करना है, प्रिपेयर करना है, फिर अप्लाई करना है इलेक्ट्रोड को। एंड सपोर्ट द शोल्डर एंड आर्म्स ऑफ द पेशेंट, रिस्ट्रेन द थाई विद द हेल्प ऑफ द शीट। हमें क्या करना है, पेशेंट को सपोर्ट करना है उसके शोल्डर आर्म्स की तरफ, और उसकी थाइस को ध्यान रखना है कि वो मूव ना करे, उनमें सीट के थ्रू क्या करना है, हमें ध्यान में रखना है कि वो मूवमेंट ना हो। हाइपरटेंशन ऑफ द हेड विद द हाइपरएक्सेप्शन ऑफ द हेड विद द सपोर्ट टू द चिन। हमें क्या करना है, पेशेंट को हेड टू चिन हमें क्या करना है, सपोर्ट करना है। एडमिनिस्टर ऑक्सीजन, पेशेंट को ऑक्सीजन एडमिनिस्ट्रेशन करना है। एंड अप्लाई द जेली टू द इलेक्ट्रोड, हमें क्या करना है, जो इलेक्ट्रोड है हमारा जो प्लेस करने वाले हैं वहाँ पे जेली अप्लाई करना है। मेक द ऑब्जर्वेशन ऑफ द कन्वर्जन, और हमें देखना है जब कन्वर्जन देते हैं उस वक्त हमें ऑब्जर्वेशन करना है। द प्रेशर ऑफ द इनिशियल टोनिक स्टेज विच लास्ट फॉर 10 to 15 सेकेंड फॉलो बाय द क्लोनिक स्टेज विच लास्ट फॉर 25 to 30 सेकेंड। हमें इनिशियली जब हम लोग देते हैं स्टार्टिंग में, उस स्टेज में हमें देखना है 10 से 15 सेकेंड के अंदर देखना है हमें कि क्या क्या उसके टोन में चेंजेस आ रहे हैं। फॉलोड बाय द क्लोनिक स्टेज जो होता है हमारा, उसमें हम देखते हैं 15 से 30 सेकेंड के बाद। एंड डू सक्शन इमीडिएटली, सक्शन प्रोवाइड करते हैं। एंड रिस्टोर द रेस्पिरेशन बाय गिविंग द O2 इफ नेसेसरी, अगर लगता है कि पेशेंट को नीड है तो O2 प्रोवाइड करते हैं। पोस्ट ECT केयर, ECT देने के बाद क्या केयर करना है, ऑब्जर्व करना है, रिकॉर्ड करना है, एंड वाइटल पैरामीटर्स को भी रिकॉर्ड करना है। प्लेस द पेशेंट ऑन द साइड लाइन पोजिशन, क्लीन द सिक्रीशन। हमें क्या करना है, पेशेंट्स को क्या करना है, साइड लाइन पोजिशन में बिठाना है या प्लेस करना है। क्लीन द सिक्रीशन, जितने भी सिक्रीशंस निकलते हैं वो क्या करना है, क्लीन करना है। ट्रांसफ़र द पेशेंट फ्रॉम द रिकवरी रूम, पेशेंट को रिकवरी रूम में क्या करना है, ट्रांसफ़र करना है। अलाउ द पेशेंट टू स्लीप फॉर 30 मिनट टू 1 आवर्स, पेशेंट को हम लोग अलाउ करते हैं कि वो स्लीप करे 30 मिनट टू 1 आवर्स। एंड री एश्योर द क्लाइंट्स एंड रीओरिएंट टू द वर्क, और उसके बाद हमें चेक करना है कि पेशेंट नॉर्मल कंडीशन में वापस आ गया है, वो बात कर पा रहा है, ओरिएंट कर पा रहा है या नहीं। अलाउ द पेशेंट टू हैव टी और एनी ड्रिंक्स, फिर पेशेंट को हम पेशेंट NPO में रहता है तो उसको हमको अलाउ करना है कि वो कुछ ड्रिंक या फिर कुछ भी बेवरेज को ले, लाइक टी या एनी ड्रिंक्स। एंड रिकॉर्ड द प्रोसीजर। आफ्टर केयर एंड फॉलो अप में हमें क्या देखना है,
may see the improvement in just a few treatment. कुछ ट्रीटमेंट के बाद हमें देखना है पेशेंट के इम्प्रूवमेंट को. 6 to 12 ट्रीटमेंट आर टिपिकली रिक्वायर्ड ओवर 2 to 3 मंथ. जो हमें 6 से 12 ट्रीटमेंट लगता है इसमें टिपिकली हमें रिक्वायर्ड होता है 2 से 3 मंथ के लिए. एंड मेंटेन थेरेपी एंड ड्रग थेरेपी, जिसमें हम लोग क्या करते हैं, मेंटेन करते हैं थेरेपी को और ड्रग थेरेपी को. कंक्लूजन इसका क्या निकलता है कि इलेक्ट्रोकन्वल्सिव थेरेपी इज़ एन इफेक्टिव ट्रीटमेंट. जो हमारा इलेक्ट्रोकन्वल्सिव थेरेपी है बहुत ही ज़्यादा वो क्या है, इफेक्टिव ट्रीटमेंट है फॉर द ट्रीटमेंट द रेजिस्टेंट डिप्रेशन. किसके लिए, जो बहुत ज़्यादा डिप्रेसिव है. एंड मे बी द मोर इफेक्टिव देन द एडिशनल फार्माकोलॉजिकल strategies when the patients have not responded to the severe pharmacological intervention. जब भी कोई पेशेंट्स नहीं रिस्पॉन्स करता है, फार्माकोलॉजिकल इंटरवेंशंस दिया जाता है, पेशेंट्स हैव नॉट रिस्पॉन्ड, देन हमें क्या करना होता है, इलेक्ट्रोकन्वल्सिव थेरेपी प्रोवाइड करना होता है, जिसकी वजह से पेशेंट्स हमारा नॉर्मल कंडीशन में आ सके. उसको हम लोग वीकली 6 टाइम या फिर 3 to 6 टाइम ट्रीटमेंट प्रोवाइड करते हैं. एज अ कंडीशन हम लोग प्रोवाइड करते हैं. और सबसे मेन इम्पॉर्टेंट चीज़ होता है कि ये जो 2 टाइप का होता है, बायलैटरल एंड यूनिलैटरल. और इसमें जो टाइप हैं वो डायरेक्ट ईसीटी हैं एंड मॉडिफाइड ईसीटी हैं. ये भी इम्पॉर्टेंट है. और बेनिफिट भी हैं इसमें काफ़ी, जिससे हम पेशेंट जो डिप्रेसिव पेशेंट होते हैं, मैनिक पेशेंट होते हैं, उनको हम लोग, जिनको बाइपोलर प्रॉब्लम हुआ है, उन सबको हम लोग क्या कर सकते हैं, नॉर्मल कंडीशन में ला सकते हैं. और पैरामीटर्स में हमें वोल्टेज का ज़रूर ध्यान रखना है कि 70 to 120 वोल्ट्स में ही हमें प्रोवाइड करना है. और ड्यूरेशन उसका 0.7 से 1.5 सेकेंड के लिए ही देना है. और इंडिकेशंस किसके लिए हैं, मेजर डिप्रेशन पेशेंट के लिए है, बाइपोलर डिसऑर्डर पेशेंट के लिए है, एक्यूट और कैटाटोनिक सिजोफ्रेनिया के पेशेंट के लिए है, एंड ओसीडी, डेलिरियम एंड क्रोनिक पेन सिंड्रोम पेशेंट के लिए भी हैं. अगर आपको ये समझ में आया हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए एंड कमेंट कीजिए. और अगर आपको सिजोफ्रेनिया के लिए भी कोई डाउट है तो प्लीज़ कमेंट कीजिए. मैं सिजोफ्रेनिया भी आप लोगों के लिए ज़रूर वीडियो बनाऊंगी सिजोफ्रेनिया का. एंड ओसीडी वेरी इंपॉर्टेंट एंड सिजोफ्रेनिया इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट. एंड इलेक्ट्रोकन्वल्सिव थेरेपी, दिस इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट इन साइकेट्री. थैंक यू.